नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मजा आ रही है पढ़ने में। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और मैक्स प्लैंक की थ्योरी। ठीक, पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट विच एमिट द ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस और एब्जॉर्ब द ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी या आइडियल बॉडी इसे कहते हैं। नेचर में ऐसी कोई बॉडी तो होती नहीं। एक मैक्स प्लैंक की अपनी थ्योरी थी। हालांकि कार्बन ब्लैक लगभग ब्लैक बॉडी की तरह काम करती है, ये बात तो समझ में आ गई थी। अब साथ ही साथ एक चीज और पढ़ी थी हमने कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उससे जो रेडिएशंस निकलता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, रेडिएशन की इंटेंसिटी बदलती चली जाएगी। टेम्परेचर कम करेंगे, रेडिएशन की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो ये ब्लैक बॉडी तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। उसकी प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा सा, कि ये परफेक्ट रेडिएटर होती है ऑफ रेडिएट एनर्जी की, और साथ ही साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी सराउंडिंग से, और सेम एरिया से, यानी कि सेम टाइम में सेम एरिया से अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक, अब उसी के आगे कंटिन्यू है ये कि किसी ब्लैक बॉडी से, ठीक देखिए, किसी ब्लैक बॉडी से अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड, यानी इसकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। आगे बता रहे एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो किस वेवलेंथ की है, यानी ये पहले रेड आई, फिर इंडिगो, मतलब येलो ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, इस तरीके से ऑरेंज, रेड, येलो, फिर उसके बाद इंडिगो, यानी ये किस स्पेक्ट्रम में लाई करेगी, यानी कौन सा स्पेक्ट्रम इसका रहेगा, ये चीज, यानी अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड, और साथ ही साथ इसका इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करती है? केवल और केवल टेम्परेचर पे। फिर से बात को समझिए, किसी ब्लैक बॉडी से अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड या फिर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? कैसे? कह रहे हैं एट ए गिवन टेम्परेचर। अब ये ग्राफ देखिए जे मेंस में पूछा गया था, है ना, बड़ा सिंपल सा था, लेकिन वहां देखिए अभी क्या होगा, अभी आप कह देंगे कि तो बहुत सिंपल है सर जी, ये वाला मत पढ़ाइए। ठीक ना, कोई बात नहीं। देखिए एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इंक्रीज। बात को समझिए, एट ए गिवन टेम्परेचर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर कहीं पे लिखा जाए कि एट ए गिवन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ कांस्टेंट, एट ए गिवन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर ऐसा शब्द आए तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि न बढ़ाया जाएगा न घटाया जाएगा। ठीक, तो किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा मतलब समझिए। तो इसी चीज को लिखा हुआ एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इंक्रीज, ये वाला साइन हमने बनाया इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी उस किसी रेडिएशन की इंटेंसिटी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड रिच अप टू, इंटेंसिटी की बात चले, एंड रिच अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेवलेंथ, देन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ। मतलब नहीं समझ में? फिर से समझिए कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जैसे ही वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी एट ए पर्टिकुलर या फिर गिवन वेवलेंथ पे। अब उसके बाद क्या होगा, अब जैसे जैसे देखिए यहाँ पे जैसे जैसे यानी वेवलेंथ नहीं कम करना, वेवलेंथ को सिर्फ बढ़ाते ही जाना, इंटेंसिटी को देखना क्या हो रहा। तो शुरुआत में तो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, एक बार मैक्सिमम हो जाएगी, फिर इसका डिक्रीज करने चली जाएगी, यानी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी या डिक्रीज करती चली जाएगी, लेकिन वेवलेंथ को घटाना नहीं है। देखिए इस लाइन में लिखा है ना कि इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड रीच अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेवलेंथ, देन डिक्रीज, कौन? इंटेंसिटी डिक्रीज करने लगती है विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ। कहेंगे इसको ग्राफ पे कैसे समझेंगे? देखिए ये है इंटेंसिटी की लाइन, ये क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट पे हमने बना लिया इंटेंसिटी, और इधर की तरफ वेवलेंथ, यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। इस एक्स एक्सिस पे हमने बना लिया वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, और इधर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो देखिए हम यहां से 0 लिखेंगे, 1 2 3 ऐसे तो लिखते हैं, यानी इधर की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ती चली जा रही है। मतलब 0 100 200 नैनोमीटर में 100 200 300 400 500 इस तरह के 1000 1500, यानी यहां क्या हो रहा है, इंटेंसिटी वेवलेंथ लगातार बढ़ती चली जा रही है।
जब इधर हम वेवलेंथ लगातार बढ़ा रहे हैं तब हम इधर देखिए क्या होता है। इधर देख रहे हैं कि जैसे वेवलेंथ यहाँ इतनी है तो देखिए इंटेंसिटी इतनी, यहाँ वेवलेंथ इतनी तो इंटेंसिटी अब मैक्सिमम है। लेकिन वेवलेंथ और बढ़ा दी हमने, यहाँ पे देखिए 1100 तो यहाँ पे कम, यहाँ 1500 यहाँ पे कम, यहाँ पे 1600 और कम, यानी इंटेंसिटी घट बढ़ रही है। इंटेंसिटी पहले बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो जा रही है, फिर डिक्रीज करती चली जा रही है। लेकिन वेवलेंथ हमको क्या करना, लगातार बढ़ती जा रही है। इस लाइन का मतलब एनसीईआरटी में यही दे रखा है। और एक ग्राफ बनाया है बड़ा खूबसूरत सा जो पूछा गया है। देखिए एट अ पर्टिकुलर, ये वाला ग्राफ इन्होंने ये चिपका दिया, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, पहली लाइन ये T1 वाली, ये टेम्परेचर, इसको बताएंगे एट अ टेम्परेचर T1, एट अ टेम्परेचर T। ठीक इसी तरीके से यहां देखिए सेम ग्राफ, यहां पर ये देखिए ये इंक्रीज कर गया, फिर ये डिक्रीज कर गया। ये कौन, इंटेंसिटी, ये किसकी लाइन है, इंटेंसिटी की, यानी वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर था। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर देख रहे हैं रेडिएशन की इंटेंसिटी और वेवलेंथ क्या है। एक अलग ग्राफ बना सकते थे भाई, ये पहले वाले केस में T1 वाले पे ये था, T1 वाले पे T2 वाले पे दूसरा होगा, लेकिन उन्होंने दोनों के एक में कर दिया। और क्या बताना चाहा उसको समझिएगा। फिर उसके बाद क्या किया कि जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, इंटेंसिटी देख रहे हैं अचानक से बढ़ जाती है। देखिए इंटेंसिटी एकदम बिल्कुल मैक्सिमम हो जा रही है, जिस पर ये वाले में, पहले वाले में मान लीजिए अगर यहां पर हम लिख दें 1500 नैनोमीटर, यानी पहले वाले केस में 1500 नैनोमीटर पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, यानी वेवलेंथ कितनी 1500, और यहां पे ये कितना उसमें 1100 लिया गया है, आप भी 1100 लिख लीजिए, 1100 नैनोमीटर पर मैक्सिमम थी। यहां पर देख रहे हैं तो करीब करीब 800 नैनोमीटर पर ही मैक्सिमम हो गई दूसरे केस में, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया था, यानी टेम्परेचर क्या कर दिया T2, यानी टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, यानी इंटेंसिटी बढ़ जाने का मतलब अभी बता रहे हैं। इस ग्राफ का मतलब समझ में आ गया। देखिए यहां पर इंटेंसिटी था, ये पहले वाला केस, पहला केस कि जब टेम्परेचर हमने एक T1 रखा और हमने देखा इंटेंसिटी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, तो ग्राफ आया ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे, ये पहला आ गया। दूसरा जब हमने टेम्परेचर T2 कर दिया, फिर देखा इंटेंसिटी, तो देख रहे हैं कि अचानक से बढ़ गई, फिर डिक्रीज होना शुरू करी, ये देखिए डिक्रीज हो गई, यानी अब जो पीक वैल्यू थी, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही थी, वो 800 नैनोमीटर पे हो रही थी। इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1 पर क्या हो रहा है, ये जो कर्व है वो शिफ्ट हो जा रहा है इधर की तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ इसी को तो बोलते हैं, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी को लिखा ना, शिफ्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक, शिफ्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ, यानी शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। ये जो कर्व है, पीक ऑफ द कर्व, वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। नोट, अब इसको समझने के लिए एक नोट लिख लीजिए। नोट, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि उससे अब जो रेडिएशन निकलेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला होगा, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। भाई ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिए हमेशा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और जहां पे C एक कांस्टेंट होता है, C क्या है, कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसको आप मत भूलिए ना, मैक्सवेल की थ्योरी से इसको काहे भूल जा रहे हैं। तो देखिए यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक कम होगा, ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, फिजिक्स में बेसिक मैथ में हमने पढ़ा रखा है ये सब, कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा क्या रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विद क्रमानुपाती, ठीक है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यहां पर क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी क्या हो रही है, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, एनर्जी बढ़ जा रही है। एनर्जी बढ़ जाने का सीधा सीधा मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा उसमें और मजेदार दे रखा है, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है तो वेवलेंथ कम हो जा रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, वेवलेंथ कम हो जा रही है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, देखिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। इसका मतलब अभी आप ये थोड़ी देर के लिए याद रखिए, इंटेंसिटी का मतलब होता है, देखिए इंटेंसिटी एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, इंटेंसिटी और एनर्जी अलग अलग चीजें हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है सिर्फ ये, आप ये मान सकते हैं कि कलर में इंटेंसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, बस इतना समझ सकते हैं। लेकिन दोनों में अभी डिफरेंस है, क्योंकि आगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के बाद जब आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट आएगा तो उन्हीं दोनों में ये बातें क्लियर होती है।
ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए समझिए कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी एनर्जी कुल मिला के बढ़ जाएगी। तो जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, आप ये समझिए, यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी अचानक से इंटेंसिटी बढ़ गई, और जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी इंटेंसिटी बढ़ी तो वेवलेंथ कम हो गई। तो इसी चीज को लिखा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी तेजी से बढ़ जाती है। देखिए तेजी से बढ़ गई इसमें, इसलिए कर्व शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बड़े ध्यान से पढ़िए, इसको लिखा हुआ है यहाँ पे। At a given temperature, intensity of radiation emitted increase with increased wavelength reaches a maximum value at a given wavelength and then start decreasing with further increasing of wavelength as shown in the figure 2.8. Also, the temperature increases maxima of the curve shift to short wavelength. ठीक है ना, ये पूरी लाइन का मतलब यही था और यही सवाल आया था। अब समझ में आ गई बात। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सिंपल सी बात है भैया, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी वेवलेंथ कम हो जाएगी। यानी टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो इसका मतलब कम वेवलेंथ की तरफ मैक्सिमम हमें मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, हम समझ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यही मान के चलेंगे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। तो हम ये मानकर अगर चले कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर ये देखिए T2 ग्रेटर है तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, यानी अब की जो मैक्सिमा है इसका वो पहले ही मिल जाएगा, शॉर्ट वेवलेंथ पर ही मिल जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी तेजी से बढ़ जाती है, इसलिए कर्व शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस बात को नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, कुछ एजम्पशंस थे मैक्स प्लैंक के, अपने कुछ एजम्पशंस थे उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए एजम्पशंस लिखिए। ठीक, मैक्स प्लैंक के एजम्पशंस। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा अभी, क्योंकि एनसीईआरटी में हर स्टेप में स्टेप वाइज दे रखा है, ये नहीं कि एक ही जगह सारी चीजें समझा दिया। जब आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे इसकी कहानी समझ में ज्यादा आएगी। एक ही जगह सब पढ़ लेंगे तो हो जाएगा नुकसान, और जितना वो दिए हैं उतने से पूछ लिया जाता है नीट में, जेमेंस दोनों में, इसलिए घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक, हेडिंग डालिए, मैक्स प्लैंक एजम्पशन या एजम्पशंस ऑफ मैक्स प्लैंक। ठीक है, डालिए हेडिंग, बहुत सही। मैक्स प्लैंक के कुछ एजम्पशंस। पहली बात इन्होंने क्या बताई, इसको नोट करते चलिए, लिखते चलिए, बस अभी खत्म है। अभी उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चलेंगे हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है ना, या तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन्होंने क्या बताया कि एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये दोनों चीजें ऑफ रेडिएशन, ठीक, एराइज फ्रॉम या एराइजेज फ्रॉम ऑसिलेटर। अब ये कह रहे हैं कि एक ऑसिलेटर होता है उससे निकलता है। ठीक, अब ऑसिलेटर यहां कौन सा चीज है, तो जो ब्लैक बॉडी में एटम है वही ऑसिलेटर है, क्योंकि वही ऑसिलेशन कर रहे हैं तो उसी से ये सब निकल रही है, यानी रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो उसी को कहा गया कि ऑसिलेटर है। दैट इज एटम इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी, आगे लिख सकते हैं, दैट इज एटम्स इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी। यही जो है ऑसिलेटर है,
किसी ऑसिलेटर का मतलब समझते हैं ना, जो दोलन करे इधर उधर, वही। यानी ये क्या होता है, आप तेजी से घूमते हैं, जब तेजी से चक्कर काटते हैं तो इससे रेडिएशन निकल रहा है, या एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन या तो एमिट करेंगे रेडिएशन। एक ऑसिलेटर होना चाहिए, तो ऑसिलेटर क्या है, एटम। ब्लैक बॉडी में क्या है, एटम। आगे बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एटम। अब इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसकी बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation of atom is changed by तो इनकी जो भाषा है वो वही लिखना होता है, अपने मन वाले लिख देंगे तो परेशान हो जाएंगे। इस चेंज बाई इंटरेक्शन विथ ऑसिलेटर, इंटरेक्शन विद ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इस लाइन का मतलब समझिए जरा, जो इन्होंने ये लिखा है, ये क्या चीज है, देखिए। यानी ब्लैक बॉडी में एटम है, वो ऑसिलेट कर रहा है, उससे रेडिएशंस निकल रहे हैं। और रेडिएशंस को पहले क्या बताया था मैक्सवेल ने, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो ये इसमें तो भैया उसी की बात करनी है ना अब तो, अगर उसके आगे जो ये सब सारी चीजें, तो इसी को कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एटम, यानी एटम जो घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक, वो बदल सकती है, बदल जाती है, चेंज्ड बाय इंटरेक्शन विद ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका ऑसिलेशन और एटम का ऑसिलेशन आपस में इंटरेक्ट होगा, तो एटम का ऑसिलेशन बदल जाएगा, ये उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसीलिए लिखा गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एटम इज चेंज्ड बाय इंटरेक्शन विद ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये पहला अजम्पशन है इनका। दूसरा क्या बता रहे हैं कि रेडिएशंस, दूसरी बात लिखिए, ये जो रेडिएशन है वो सब डिवाइडेड होता है, रेडिएशन सब डिवाइडेड, ठीक, इनटू चंक्स ऑफ एनर्जी। चंक्स का मतलब पार्ट, छोटे छोटे भागों में, पार्ट में, इनटू चंक्स, वर्ड यूज किया गया है चंक्स। चंक्स का मतलब होता है पार्ट या भाग, ठीक, या इसी को पार्ट कहते हैं, पार्ट्स, ठीक, ऑफ एनर्जी। अब इसका मतलब समझिए, आगे लिखिए, पहले पूरी बात लिखिए। यानी जो रेडिएशन है वो क्या है, सब डिवाइडेड इनटू चंक्स ऑफ एनर्जी, यानी छोटे छोटे एनर्जी के टुकड़ों में रहता है ना, छोटे छोटे एनर्जी के भागों में रेडिएशन रहता है। ये कंटिन्यूअस रेडिएशन नहीं है। कंटिन्यूअस रेडिएशन का मतलब, यानी कि देखिए इसकी एनर्जी अलग होगी रेड की, उसके बाद यहां पे आप लिखते हैं ना इस तरीके से, वायलेट की अलग, इंडिगो की अलग, ठीक, ब्लू की अलग, इस तरीके से सबकी अलग अलग है। ठीक इसी तरह से अल्ट्रावायलेट में जब जाएंगे, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम की अलग एनर्जी, अल्ट्रावायलेट की अलग, इंफ्रारेड की अलग। यानी क्या है, उसी को बता रहा है कि रेडिएशन सब डिवाइडेड होते हैं इनटू चंक्स ऑफ एनर्जी। आगे बता रहे हैं इसी में कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एमिट या एब्जॉर्ब, ये सी और यू एक में हो गया, ठीक है ना, एमिट या एब्जॉर्ब। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, एमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज। बहुत गजब बात लिखे हैं भाई साहब, एकदम वही बात लिखनी है आपको, एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटी। समझ रहे हैं बात को, डिस्क्रीट क्वांटिटी, नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर। अब इसका मतलब क्या है, डिस्क्रीट का पहले मतलब समझिए, हिंदी में विविक्त कहते हैं, विविक्त, क्या कहते हैं इसको, विविक्त, या फिर फिक्स्ड। देखिए जो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी एक फिक्स्ड क्वांटिटी में, न कि लगातार,
न कि लगातार, नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर। मतलब इस बात का कि अगर मान लीजिए कोई एटम है, ठीक, आपने एटम है, एटम में अंतर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, यही तो होंगे। तो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है अपने चारों तरफ, मतलब यहाँ एटम को ऑसिलेटर बोला गया है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है। एक्चुअल बात तो यही है, लेकिन यहाँ एटम को, चलो ठीक हमने मान लिया भाई एटम है, क्योंकि वो पूरे पूरे ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी में एटम ही रेडिए इसकी तरह ऑसिलेटर की तरह काम करेगा, ठीक। अब ये क्या होगा, कहेंगे कोई एटम क्या सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करता है, कहेंगे नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि एक फिक्स्ड एनर्जी जब निकलती है, फिक्स्ड एनर्जी जब होती है उसी को एब्जॉर्ब करता है, उसी को एमिट करता है। और इसी चीज का फायदा तो बोहर ने उठाया था। उन्होंने अपने दूसरे पोस्टुलेट में यही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक फिक्स्ड एनर्जी निकलेगा तभी एक नीचे यानी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में पहुंचता है, लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट में पहुंचता है। ये फिक्स्ड वाली बात ये मैक्स प्लैंक ने अपने पार्टिकल यानी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया था। इसी का फायदा उन्होंने उठाया था बोहर ने, कि मतलब एटम या मॉलिक्यूल एमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी इन द डिस्क्रीट क्वांटिटी नॉट इन अ कंटीन्यूअस मैनर। मतलब ये जब भी रेडिएशन कहेंगे एमिट करेगा, कहेंगे 10 जूल दे दीजिए, एमिट करेगा रेडिएशन, कहेंगे ना। अब कहेंगे 100 जूल, कहेंगे एमिट करेगा। 99 जूल नहीं करेगा, 99 जूल नहीं करेगा, 90 जूल नहीं करेगा। यानी ये जो 100 जूल है ये इसकी फिक्स्ड क्वांटिटी है, डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है। जब तक इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक एमिशन को यानी एमिशन नहीं होगा, ये एब्जॉर्प्शन। या फिर ये कह लीजिए कि जब तक ये 100 जूल वाली एनर्जी इस पे से या 100 जूल वाला रेडिएशन इस पे नहीं डालेंगे तब तक ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आपने कहा एटम भैया 99 जूल है यार, ले लो 1 जूल कम है, कहेगा ना। क्यों, क्योंकि हमें डिस्क्रीट क्वांटिटी चाहिए, एकदम फिक्स्ड क्वांटिटी चाहिए। 100 जूल तो 100 जूल, न 101 न 90 न 99। तो 100 जूल जब एनर्जी इस पे क्या होगी डालेंगे हम, एनर्जी का मतलब रेडिएशन, 100 जूल वाली जो रेडिएशन है जब उसको हम डालेंगे इस पे तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और 100 जूल वाला ही एमिट करेगा। ये नहीं कि 10 20 50 इसका इस तरीके के एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं उसमें, या इस तरीके के एमिशन नहीं होते। इस बात को मैक्स प्लैंक ने अपने एजम्पशंस में लिखा। बात समझ में आ गई। चलिए, इस लाइन का मतलब था कि एटम्स या मॉलिक्यूल एमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी इन अ डिस्क्रीट क्वांटिटी नॉट इन अ कंटीन्यूअस मैनर। आगे बता रहे हैं तीसरी बात कि ये जो एनर्जी के पैकेट थे ना, एनर्जी की क्वांटिटी, उसी को क्वांटम, एक टर्म आया इसमें क्वांटम। इन्होंने कहा एक चीज है क्वांटम। क्वांटम सीरीज पढ़ के जो पेपर देते हैं, ठीक है ना, वही है क्वांटम। क्वांटम एक टर्म दिया कि क्वांटम क्या होता है, इट इज ए स्मॉलेस्ट, इसको लिखा गया इट इज ए स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब। देखिए जो भाषा लिखी है उसी में अगर आप समझ ले गए ना तो आपको तो पता रहा है ना कि एकदम बेहतरीन से समझाने से पहले तो ये ना कि मतलब आप सबसे अव्वल दर्जे के एकदम समझदार होंगे केमिस्ट्री के मामले में। आप लोग क्या करते हैं, अपनी आम भाषा में रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और जब सवाल आता है तो एनसीईआरटी की लाइन में लिखा रहता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप सिंपल रटे रहते हो तो बदल जाता है यार। भाषा क्या थी उसको समझिए पहले। इट इज ए स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटम क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। बताने को हम भी अपनी भाषा में सब लिखवा देते समझते, लेकिन ना, ये काम हम कतई ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं परेशानी तो असली यहीं से आती है, जो अपनी भाषा। वहां टिप्पणी करने के लिए थोड़ी आएगा नीट में कि टिप्पणी करिए अपनी भाषा में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल कर दिया क्वांटम। क्वांटम क्या, इट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। अब वही हमने जो बताया कि यानी कि अगर वो 100 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है तो 100 जूल क्या हो जाएगा उसका स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। हमने कहा कि कोई एटम है और ये मिनिमम जो एब्जॉर्ब करने के लायक है, कोई एटम या मॉलिक्यूल है किसी ब्लैक बॉडी में, ये मिनिमम जो एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है वो है 50 जूल। ठीक, 50 जूल। अब इसी का क्वांटाइजेशन यानी 100 जूल एब्जॉर्ब करेगा, क्वांटाइज्ड वाली बात करेंगे।
क्वांटम, इसीलिए क्वांटम शब्द क्वांटाइज्ड, अभी बता रहे 50 जूल या फिर 100 जूल, 150 जूल, इस तरीके से ये एक मिनिमम एनर्जी हो गई, है ना, इस तरह ये मिनिमम हो गई। अब उसके बाद एक दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 100 से 50 के बीच की नहीं ना ऑब्जर्व करेंगे। 50 वाली हमको मिली, हमने ऑब्जर्व कर लिया, बाकी अब तुम लोग समझ लो अपना। यानी ये एटम क्या कर रहा है, एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या एमिट करे, तब इस समय जो एनर्जी है रेडिएशन की, यानी ये रेडिएशन ही तो है, रेडिएशन की एनर्जी, उसे बोलेंगे क्वांटम। क्वांटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, इट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड या फिर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इन्होंने एक रिलेशन निकाला, जिसको बताया पांचवी बात, ये कौन सी, तीसरी। अब इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए इसकी एनर्जी कितनी है, ई है, ई फॉर एनर्जी, लिखते हैं पे एनर्जी, ई फॉर एनर्जी ऑफ द क्वांटम। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन बनेगा इसकी, तो इन्होंने बताया एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक, ये इसी के नीचे लिख रहे हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं एच सी बाई लैम्डा। ये इन्होंने अपने एजम्पशंस में निकाला। बड़ा जबरदस्त फार्मूला एनर्जी का रेडिएशन से फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, यानी एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक, ये किसमें आएगी, जूल में। ये किसमें होती है एनर्जी, जूल में, ये किसमें होती है, जूल, ठीक, जे से लिखते हैं ना, और ब्रैकेट में इसकी नाम लिख लीजिए, जूल, ठीक। ये वेवलेंथ है लैम्डा, ये वेवलेंथ है लैम्डा, इसको नोट कर लीजिए। जहां एच क्या है, एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक भैया का चल रहा है तो उन्हीं का कांस्टेंट रहेगा, एच इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, इसको लिख लीजिए, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, एच इज इक्वल टू जहां पे ये प्लैंक कांस्टेंट है। और आखिरी बात उन्होंने जो बताई, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, एकदम याद रहेगा। इसका ग्राफ आप अगर बनाना हो तो बना लीजिएगा, और ना बना पाए तो आप परेशान मत होइए, बेसिक मैथ्स में अभी कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, उसमें सब बता देंगे, तो हर एक इक्वेशन का ग्राफ आप आंख बंद करके बना लीजिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। आप ग्राफ, इक्वेशंस, ये वो सब आसानी से कर ले जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाने में, है ना। केवल एक मेथड होता है टेबुलेशन, फटाफट टेबुलेट करिए, देखिए आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। इसका ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, तो कुल मिला के देखिए इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरीके से, ये एनर्जी और यही है, ठीक है। ये तो अलग चीज हमने बताई थी, ये एटम है और ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को लेता है, एनर्जी और रेडिएशन का ग्राफ इस तरह से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, यानी एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, और E इज इक्वल टू एच न्यू, ये कांस्टेंट को हटाया गया, एच न्यू, एक्स जहां पे है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज इक्वल टू हम लोग पहले से पढ़कर आए थे एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि न्यू इज इक्वल सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वो बता भैया, बड़े भैया बता के गए थे मैक्सवेल। प्लैंक ने कहा बड़े भैया जो आप चीज बताएं, देखिए हम उसको यार उसको छोड़े नहीं है, हम अपने फार्मूले में उसको लगा लिए हैं, है ना। ये E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। और जो चौथी बात उन्होंने बताई, बस वहीं से तो एकदम बोहर का काम बन गया, उसी को बोहर ने एकदम जबरदस्त इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, इन्होंने क्या किया, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये कौन सी एनर्जी है, जो एब्जॉर्प्शन की या एमिशन की, तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहीं पर एब्जॉर्प्शन की या फिर एमिशन की, वही एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड होती है। अब इस क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है, दैट इज या तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन एच न्यू हो या एन एच न्यू हो, एच न्यू कमा या 2h न्यू, ये वाली एनर्जी मिलेगी तब एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा, या फिर 3h न्यू या फिर 4h न्यू,
इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन हो यानी मल्टीप्लाई हो, यानी एच न्यू हो 2 एच न्यू 3 एच न्यू 4 एच न्यू, इस तरीके से, यानी E इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहां n एक इंटीजर है 1 2 3 4 5 कुछ भी। ये काम इन्होंने बड़ी आसानी से कर दिया। अब तो सारा खेल आसान हो गया था, क्योंकि अब तो पता है क्यों, क्योंकि उसमें यह बताया गया था जब वो रदरफोर्ड को फेल किया गया तो यह कह के फेल किया गया कि जो आपका एनर्जी का स्पेक्ट्रम, जो एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में आपने कुछ बताया नहीं है भैया, है ना, कंटिन्यूअस मैनर में एटॉमिक स्पेक्ट्रम है आपका आपके हिसाब से, लेकिन यहां लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, तो आप कंटिन्यूअस मैनर का मतलब एच न्यू है ना, उसके बाद 1 एच न्यू तो 1.5 एच न्यू, 2.5 एच न्यू, 3 एच न्यू, इस तरीके से चल रहा। लेकिन यहां उन्होंने सारा खेल खत्म कर दिया उसका। इन्होंने कहा कि नहीं, एमिशन या एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब एच न्यू मिले, 2 एच न्यू मिले, 3 एच न्यू वाली लाइट हो, 4 एच न्यू वाली लाइट हो, रेडिएशन हो। बात समझ में आ गई? यानी ये फिक्स्ड एनर्जी वाले हमारे पास रेडिएशन है, अपनी एक इनकी फिक्स्ड एनर्जी है। इस तरीके से दो, अगर यहां पे कहा जाए 2.5 एच न्यू कहेंगे ना, 2.5 की बातें नहीं करेंगे, 3 एच न्यू कहेंगे ना। कह रहे हैं इसको समझने के लिए स्टेयर केस, एक स्टेयर केस बना लीजिए, यानी सीढ़ी, स्टेयर केस मतलब सीढ़ी। अब आपको इसमें अगर छत पे चढ़ना है तो हर एक स्टेप आपका फिक्स्ड है, आप इस पे पैर रखेंगे, इस पे पैर रखेंगे, क्या यहां बीच में कहीं पैर रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। क्या बीच में कहीं पैर रख के उतर पाएंगे? नहीं उतर पाएंगे। तो सिमिलरली एब्जॉर्प्शन या एमिशन मॉलिक्यूल का या एटम का तभी होगा जब उसको एच न्यू मिले, 2 एच न्यू मिले, 3 वाला स्टेप मिले, 4 वाला मिले। उसके बीच वाले में मिलेगा तो कहां होगा? ना निकलेगा, ना मिठो पर, ना आप चढ़ पाएंगे, ना उतर पाएंगे बीच वाले पैर। हमने कहा कि इस पे पैर रख के चढ़ गए, इस पे रख लिए, इस पे रख लिए, बीच में रख के उतरिए, यहां पे भैया है ही नहीं वहां तो कुछ। इसी चीज को समझा रहे हैं एनसीईआरटी वाले। देखिए लिखने का उम्दा तरीका इनका, क्या कोई लिखेगा? सबके पास की बात थोड़ा होती है, इसको पढ़ लेना, पढ़ के कहानी बनाने लगते हैं सब कि ऐसे ऐसे होता है। अरे जो लिखा उसको बता दो भैया। हम कोशिश को वही कर रहे हैं एकदम, क्योंकि हम उसी पे भरोसे एकदम बिल्कुल वही बात एकदम जैसे लिखिए उसी तरह से आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा। सही बता रहे हैं। नीट फीट जेईई मेंस एडवांस ये सब कुछ थोड़ा भैया, इतना अगर पढ़ लेंगे आप ना तो पेपर बना लेंगे पहले ही से पढ़ के कि नीट में ये अगला सवाल ये वाला आने वाला है, अगला आप खुद बना लेंगे और जाके परीक्षा में टिक मार लेंगे अपने हाथों। लेकिन यकीन से एक बार पढ़िए, तो जो शब्द रेखा उसका अर्थ तो समझिए एक बार, जो लाइन लिखी है उसकी मीनिंग तो समझिए एक बार। आप क्या करते हैं, दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस बात पे कि वो मेरा भविष्य बना देगा, नहीं बनाएगा। इतना अधिक अधिक मॉड्यूल, इतने अधिक अधिक नोट्स, इतने अधिक अधिक प्रैक्टिस सीट किस काम की? बेकार है। पूछा जाता है क्या, बताना क्या होता है। मतलब एक चीज बताने के लिए 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, ये क्या है? ये एक मूर्खता काम। मतलब एक क्वेश्चन आएगा उसके लिए, यानी अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से अगर 2 सवाल आने वाले हैं इन एनसीईआरटी बुक से, तो उसके लिए आप 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। ये क्या है? इसका मतलब आप एनसीईआरटी को पूरे अच्छे से नहीं पढ़े, आप एक दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। ढंग से पढ़ लीजिए। अभी देखिए जेईई मेंस के सवाल लगवाएंगे, एकदम जैसे लगेगा कि अरे बच्चों वाला तो आया है। इस बात को नोट करिए, एनसीईआरटी पर पूरा फोकस। अब आप किताब पढ़िएगा, जितने लेक्चर हमने डाले हैं अब तक के यहां तक, आप उसको पढ़ के दूसरी बार किताब पढ़िएगा। आपको लगेगा यार किताब तो बहुत कुछ, किताबिया तो हमको पढ़ाना चाह रही है, हम तो फालतू में दूसरी जगह जाकर पढ़ रहे हैं। किताबिया खुदा कह रही है बाबू आओ पढ़ो, हमको कैसे पढ़ा दे रही है किताब? हमसे तो कह रही है कि ये एटम है, ये एटम सब नहीं लेगा। हम समझ गए, अच्छा। फिर आगे बता रहे हैं कि देखो, हमने कहा यार कैसे का ये कैसे होगा। फिर आगे बता रहे हैं, अच्छा रुको हम तुमको बता रहे हैं कुछ एजम्पशन है, लिखा एक पैराग्राफ में, लेकिन हमने इसको जब अलग अलग किया तब समझ में आया कि अरे मैक्स प्लैंक ने कितनी बढ़िया बात करी थी यार। एक बता रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन अराइज फ्रॉम ऑसिलेटर, और वो ऑसिलेटर क्या चीज है? एटम इन द वॉल ऑफ ब्लैक बॉडी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एटम चेंज हो जाएगा विद ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आगे बता रहे रेडिएशन सब डिवाइडेड होता है इनटू चंक्स ऑफ एनर्जी, यानी पार्ट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटी, नॉट इन अ कंटीन्यूअस मैनर। डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स क्वांटिटी में। आगे बता रहे हैं क्वांटम, एक चीज जान लो, इट इज द स्मॉलेस्ट
क्वांटिटी, इट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड या एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जान लो कि एनर्जी अगर इसकी ई रही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एक रिलेशन ले लो और सवाल लगाओ, ये ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जिसकी यूनिट होती है जूल में। एच जहां पे प्लैंक कांस्टेंट मेरा अपना कांस्टेंट है, ये प्लैंक साहब खुद कह रहे हैं एनसीईआरटी में, ये मेरा अपना एक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जाओ और सवाल लगाओ नीट के। आगे बता रहे हैं चौथी बात, रुक जाना अभी भागना मत। कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड होती है, मतलब तुम्हारे दिमाग में जो ये चल रहा था कि 10 जूल वाला, 50 जूल वाला, 100 जूल वाला, 150 जूल वाला, इस तरीके से एनर्जी लगातार 10, 11, 12 कहेंगे ना, इस गलती मत कर देना। 10 जूल मिलेगा तो निकालेगा, 20 मिलेगा तो निकालेगा, 30 मिलेगा तो निकालेगा, 11, 12, 13, 14, 15 पे न एनर्जी एब्जॉर्ब होगी न रेडिएशन, यानी एनर्जी मींस रेडिएशन, न रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा न ही एमिट होगा। इतनी बढ़िया बात वो खुद बता रहे हैं अपनी। पढ़ो तो सही। कह रहे हैं अब इसको समझ नहीं पा रहे हो, कह रहे हैं स्टेयरकेस एक ले लो, एक स्टेयरकेस पे देखो, एक तुम क्या करोगे, एक यहां पे पैर रखोगे, एक यहां पे, क्या बीच में चढ़ पाओगे? बीच में रख के उतर या चढ़ पाओगे? नहीं। कह रहे हैं इसी को क्वांटाइज्ड कहा जाता है, जो फिक्स्ड क्वांटिटी रहेगी उसी को क्वांटाइज्ड कहा जाता है। ये खुद लिखे हैं ये। अब इसका इस्तेमाल अगले अध्याय में हम लोग करें, सॉरी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सारी बातें 4 एजम्पशंस थे कुल। हमने क्या पढ़ा? पार्टिकल नेचर में पहली चीज पढ़ी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैक्स प्लैंक की अपनी एक थ्योरी जो कि बड़ी जबरदस्त थी। पहली बात समझाने का उन्होंने प्रयास किया कि कोई हॉट बॉडी या कोई हॉट ऑब्जेक्ट इमिट करता है रेडिएशन, और उसके बाद बता रहे हैं कि कैसे कैसे रेडिएशन होते हैं, टेम्परेचर से क्या रिलेशन है उसका। फिर एक ग्राफ आया जो कि अक्सर सवाल में पूछ लिया जाता है, बच्चे एकदम घबरा के हाथ पांव पसार देते हैं, कहते ये ससुरा का आ गया रे, ये तो पढ़बे नहीं कही रहनी, तो पढ़बा ना, किताब ये काहे खातिर सिलेबसवा मोट मोट जब डाउनलोड कराला डिजिटल बोर्डवा पे देख के, तो ओमा लिखल आला इक्विलिब्रियम में, ये बाबू लिखला रहला पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो जब एनसीईआरटी के हेडिंग सिलेबस है तो एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स क्वेश्चंस के आंसर है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 बातें आएंगी, एक हर्ट्ज का अपना एक्सपेरिमेंट और एक आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। हर्ट्ज परेशान हो जाएंगे, ए भैया बहुत तबियत दिक्कत कर रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया सब। तो आइंस्टीन कहेंगे रुको भाई रुको, आने तो दो। अरे आइंस्टीन एकदम मस्त आदमी, सो रहे होते एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, आते हैं फिर कहते रुको रुको, तुम सब लोग का दर्द हम एक बार में ठीक कर देते हैं। और ठीक कर दिया उन्होंने। अगले लेक्चर में वही कहानी हम लोग शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एनसीईआरटी को खूब पढ़िएगा, नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, सवाल लगाइए और सवाल आपको बिल्कुल आसान लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।